तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 2 किया था। एक बार देख लेते हैं क्लास 2 में क्या क्या पढ़ा था। तो सेल को मतलब जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके जितने भी फंक्शंस है वो होने चाहिए, जिसको हम लोग सेल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शंस। ठीक है, तो अगर उसको लिव करना है, जीना है, तो उसे अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, सारे रिएक्शंस। और कैसे वो परफॉर्म करता है, तो ऑर्गेनेल्स के द्वारा। ठीक है, इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेप्थ का टॉपिक है जिसे हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल हमने देखा था। 3 बेसिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर को एक्सटीरियर से। वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, देखा था इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देता है। उसी तरह कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है। किसको एंट्री करता है वो, किसको एंट्री नहीं करता है। बहुत जनरल हमने देखा है, इसमें बहुत ही डिटेल और ब्रीफ है, पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो कैसे बनता है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। हम लोग इसको और देखेंगे क्लास 11th में, इसका अच्छे से दिया हुआ है। इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा उसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, आप रीडिंग करते रहिएगा कोई भी सोर्स से। बेसिक आप एनसीईआरटी तो ज़रूर रीड करिएगा, पर आगे भी आप रीडिंग करते रहिए, क्योंकि इसमें रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जो मूवमेंट होता है अंदर से बाहर, ठीक है, वो किसके कारण होता है। तो हमने देखा था वो आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कारण होता है। डिफ्यूजन किसके कारण होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, है ना। गैसियस एक्सचेंज होता है। वैसे ऑस्मोसिस आपका डिफ्यूजन आपका लिक्विड और सॉलिड में भी हो सकता है, पर गैसेस में एक रीजनेबल रेट पे होता है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनएफिशिएंट होता है जब हम लोग लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो वो ऑस्मोसिस आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन उसे हमें ऑस्मोसिस नाम देते हैं। ठीक है, उसमें भी जो H2O मॉलिक्यूल है वो अंदर जाता है, फिर बाहर आता है। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल होता है उसका साइज, जिसके कारण वो अलाउ होता है परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देखा था ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, और ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है इनिशियली। ठीक है, कि लोअर टू हायर होता है कि हायर टू लोअर। तो आपको ये समझना है किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। अगर विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है तो हमेशा लोअर टू हायर, और अगर जिसका मूवमेंट हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में, तो इक्विलिब्रियम हम अपना सकते हैं, इक्विलिब्रियम का लॉ, कि हायर टू लोअर। जैसे हीट का होता है या टेम्परेचर का या फिर प्रेशर का, वैसे ही आपका हायर टू लोअर कब होगा, जब आप जो फ्लो कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जब हम लोग लोअर टू हायर कहते हैं तो वहाँ फ्लो तो हो रहा है सॉल्वेंट, पर बात की जाती है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 3 हम शुरू करते हैं। तो क्लास 3 में हम लोग देखेंगे कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन मूव अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। तो हर मॉलिक्यूल और हर आयन को मूव नहीं कर पाता है वो। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसका देखेंगे लेयर, तो उसमें एक जो यहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, उसके बीच में हाइड्रोफोबिक आपका टेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो नॉन पोलर होता है, तो आयन चार्जेस को वो रिपेल करता है। ठीक है, और जो इसके बीच में जो गैप है वो भी बहुत कम होता है, इसके कारण जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो नॉन पोलर ही हो, वो भी नहीं पास कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग दो मेथड और या दो तरीक़ों से और उसको पास किया जा सकता है। एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो डिफ्यूजन के बारे में हमने देखा था कि डिफ्यूजन क्या होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज O2, CO2 एंड N2। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें एनर्जी अपने आप होता है। जहाँ भी हायर और लोअर कंसंट्रेशन होगा तो अपने आप फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं, सेल एनर्जी यूज़ नहीं होती है। सेल एनर्जी क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम लोग वो करेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। अब हम लोग आज से शुरू करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज आयंस डिजॉल्व्ड इन वाटर सच एज Cl माइनस HCO3 माइनस एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी एनायंस हमारे पास होते हैं, जैसे क्लोराइड एनायन हो गया, बाइकार्बोनेट एनायन हो गया, ठीक है, वो लोग आसानी से डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका बीच का जो लेयर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। लेकिन जो सेल में रिएक्शंस होते हैं उसके लिए आयंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो किसी तरह उनको अंदर आना पड़ेगा ताकि रिएक्शन हो पाए, क्योंकि हमने देखा था कि हम लोग जो लिव कर रहे हैं, हम लोग जो जी रहे हैं, वो सेल में रिएक्शंस के कारण है।
ठीक है। तो वो रिएक्शंस अगर नहीं होगा तो सेल डेड हो जाएंगे, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर सेल का ही होता है। लिविंग थिंग्स के पास एक सेल होते हैं जो अपने वर्क परफॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण हम जी पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, तो उनके कोई ऐसा सेल्स नहीं होता है और कॉन्टीन्यूस रिएक्शंस नहीं होता है उनमें, है ना। तो जब रिएक्शंस होता है तो उसके लिए हमें आयंस चाहिए सेल के अंदर, और बहुत सारे सब्सट्रेट चाहिए। हमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज चाहिए, फिर हमें प्रोटीन्स चाहिए, अलग अलग सब्सट्रेट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका साइज़ बहुत कम होता है। तो अगर ये सेल है तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए पहले इनको हम पास करना होता है, यहाँ पर गैप कम होता है, ठीक है। और साथ में हाइड्रोफोबिक होता है बीच का लेयर, जिसके कारण आयंस को रिपेल किया जाता है। तो फिर कैसे पास किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसके बारे में अभी बहुत ही ब्रीफ में पढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज आयंस डिजॉल्व्ड इन वाटर सच एज क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट एटसेट्रा कैन नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारे आयंस होते हैं Cl-, HCO- एटसेट्रा कैन नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ द फैटी एसिड टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स दैट कंप्राइजेस द लिपिड बाइलेयर। तो बीच की लेयर क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जिसके कारण आयंस रिपेल होते हैं। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा बाइलेयर होता है उसमें आपके प्रोटीन्स भी होते हैं, पेरिफेरल, इंटीग्रल, वो सब बाद में देखेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अगर हम मान लें ये है, ठीक है, तो बीच में आपके प्रोटीन्स होते हैं, मान लेते हैं ऐसे प्रोटीन्स हैं। तो क्या होते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर में, बड़े मॉलिक्यूल्स, वो इसके अंदर आ जाते हैं, वो ओपन होता है, ठीक है, और यहाँ पर वो क्लोज हो जाता है। तो ओपन क्लोज सिस्टम जैसा होता है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो उसके ज़रिए अंदर आ सकता है, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एटसेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स, उसको हम लोग कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। उनका एक मेथड होता है खुलने का, बंद होने का, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज, Na+ आयंस, Cl- आयंस एटसेट्रा मस्ट एफिशिएंटली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने चाहिए, बट ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक टेल्स द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो और इनएफिशिएंट। तो बहुत इनएफिशिएंट होता है, एक रेट में हमें चाहिए, ठीक है। ज़्यादा देर होगा तो वो रिएक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर रिएक्शन का एक रेट होता है। अगर रिएक्शंस नहीं होगा तो सेल लिव नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए जब उनको हमें पास करवाना होता है तो हम लोग डिफ्यूजन का सहारा नहीं लेते, क्योंकि वो इनएफिशिएंट होता है, वो गैसेस के लिए सही होता है, ठीक है। तो देयर ट्रांसपोर्ट मस्ट देयरफॉर बी फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन्स दैट स्पैन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन में फैला होता है, एंड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रूट और बाईपास मैकेनिज्म। बाईपास मतलब किसी और तरीके से वो अंदर ले आता है, ठीक है। नेचुरल जो डिफ्यूजन होता है उसके कारण ये नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेस कम होता है, और क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो आपका टेल होता है उसका, फॉस्फोलिपिड का, वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसके कारण रिपल्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, हैंस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें भी कोई एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। जब वो प्रोटीन के सामने आता है तो प्रोटीन अपने आप उसको अंदर ले लेता है, ठीक है। मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। जो जनरल फ्लो होता है वैसे ही होता है डिफ्यूजन की तरह, हमें कोई सेल एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती है ना। आगे हम लोग देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ लोअर टू हायर है, तो किसके रिस्पेक्ट में, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में तो लोअर टू हायर होता है, लेकिन वो होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, पर फ्लो होता है सॉल्वेंट का। जिसका फ्लो होता है उसी का कंसंट्रेशन तो हायर ही होना चाहिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसका फ्लो हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसका कंसंट्रेशन तो हायर टू लोअर ही होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन लोअर टू हायर हम लोग तब बोलते हैं जब फ्लो तो होता है सॉल्वेंट का, पर बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर फ्लो किसका होता है, फ्लो होता है सॉल्यूट का ही, ठीक है। और उसका फ्लो होता है तो उसका तो हायर टू लोअर होना चाहिए, लेकिन इसमें फ्लो होता है लोअर टू हायर, जो कि ऑपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और आयंस का फ्लो कहाँ होगा या कैसे होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो वैसे ही होगा। अगर आयंस का फ्लो हो रहा है तो आयंस का जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगा उससे फ्लो होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि उसी का फ्लो हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या अपोजिट टू दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इसमें हमें एक एनर्जी चाहिए जिसे हम सेल एनर्जी कहते हैं, और क्योंकि हम ये एनर्जी देते हैं इसलिए इसको एक्टिव बोला जाता है, पैसिव नहीं बोला जाता है। एक बार इसको देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है डिफरेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर सॉल्वेंट के बारे में बात किया जाए तो हम लोग सॉल्वेंट भी वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जनरली सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग जनरली सॉल्यूट ही मान के आगे बढ़ेंगे, लेकिन जनरली बता दिया जाता है किसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। दिस रिक्वायर्स सेल एनर्जी, तो इसमें सेल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंस सॉल्यूट का है, उसी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट का नहीं हो रहा है, सॉल्यूट का ही मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो उनका मूवमेंट आसान नहीं होता है। वाटर के H2O मॉलिक्यूल्स स्मॉल होते हैं, हमने देखा था, तो वो नेचुरली मूव कर जाते हैं, है ना। दिस रिक्वायर्स सेल एनर्जी, तो सेल एनर्जी हमें रिक्वायर होती है तो उसको हम लोग ATP के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें हम लोग सेल एनर्जी को ATP के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली सेल एनर्जी का हम लोग ATP ही मान के आगे बढ़ेंगे। पर एक और होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप मान सकते हैं, उसके कारण जो एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पर हम लोग जो मेन देखेंगे वो यही देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, पर हम लोग मेनली देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP जो यूज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उसका कन्वर्जन कैसे होता है बहुत ही ब्रीफ में अभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा था अगर एक सेल को लिव करना है तो उसको सारे अपने रिएक्शंस करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस होते हैं, हर पल होते रहते हैं ये रिएक्शंस, ठीक है, तो लिव करने के लिए। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेचुरल प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो नेचुरली हर चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। तो हमें एनर्जी का यूज़ करके भी किसी चीज़ों को लाना पड़ेगा अंदर। आगे हम लोग एक देखेंगे एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडो और एक्सोसाइटोसिस साइटोसिस में भी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो खुद पार्टिकल्स को अंदर लाता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो एमीबा में जैसे स्यूडोपोडिया होता है उसके कारण वो अंदर लाता है पार्टिकल्स को, तो उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है। तो अगर हमें रिएक्शंस करवाने हैं बहुत अच्छे से, या जो सेल अपने आप रिएक्शंस करता है उसमें सेल सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिएंट अपटेक, है ना, फूड को इनगल्फ करना, हार्मोन सिक्रीशन, हार्मोन्स को सिक्रीट करना, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं सॉल्यूट इन अ सेल। सेल में सॉल्यूट क्या होता है, अभी हमने बहुत बातें की कि सॉल्यूट का डिफरेंस होना चाहिए, हायर सॉल्यूट टू लोअर सॉल्यूट, ठीक है, ये नेचुरल फ्लो होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें हमें एनर्जी चाहिए ATP के फॉर्म में। तो सॉल्यूट एक्चुअली होते क्या हैं, तो सॉल्यूट आपके हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आयंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, मैंने एटसेट्रा लिख दिया, ऐसे हो सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो सकते हैं, फॉस्फेट, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकते हैं सॉल्यूट, ठीक है, ये सब हो सकते हैं सॉल्यूट इन अ सेल, है ना। अब हम लोग थोड़ा साइटोप्लाज्म देख लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली आपका साइटोप्लाज्म हम लोग को पढ़ना भी है, पर अभी हल्का सा देख लेते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विद इन एन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल भी हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है या नहीं है, इसी के आधार पे आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवीजन हो जाता है। पर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो होता ही है, ये डबल बाइलेयर होता है, 2 बाइलेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म इज ऑल द मटेरियल विद इन एन यूकैरियोटिक सेल enclosed by the cell membrane except for the cell nucleus, ठीक है।
तो सेल में हमने देखा था 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, एक हो गया सेल मेम्ब्रेन, एक आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ जो भी है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीज़ होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, इज ऑल द मटेरियल विद इन एन यूकैरियोटिक सेल इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एक अब इसमें आता है कि क्या सेल ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म है, तो वहाँ पर आप उस एरिया को साइटोप्लाज्म मान सकते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया ही साइटोप्लाज्म है ऐसा बोलना सही नहीं होगा, पर जो एरिया है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो जितना एरिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया ले रहा है वो साइटोप्लाज्म का ही एरिया ले रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में नहीं हम लोग देख रहे हैं, बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है। इन 3 को अगर हम लोग बेसिस मान के सेल को डिवाइड करें तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी है वो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब द साइटोप्लाज्म विद अबाउट 80% वाटर, उसमें क्या होता है 80% वाटर होता है। तो साइटोप्लाज्म में भी आपका एक एंडोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के जो बाहरी भाग होता है वो थोड़ा वाटरी होता है, ठीक है, और अंदर का भाग क्या होता है, डेंस होता है। तो साइटोप्लाज्म में अप्रॉक्सीमेटली 80% वाटर से बना होता है। अब एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। आप कभी कभी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। एनसीईआरटी क्लास 9 का जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो ये थ्योरी का ही है। तो अगर हम कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, शुगर या सॉल्ट वाटर में, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली ये 2 चार्ट है जिसे आप देखिए, जैसे मैंने ये नोट्स बनाया, आप अपनी तरह से बना सकते हैं, आपको जो सही लगे, सही मतलब जो आपको लगे हाँ ये लिख लेना चाहिए वो आप लिख सकते हैं, आपको लगे नहीं ये नहीं लिखना चाहिए, ज़्यादा डिटेल है या कम डिटेल है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं। और आप जो भी नोट सेलेक्ट करके अलग अलग जगह से लिखें, अपनी तरह से चार्ट बना के लिखें, उनका आप रिवाइज बस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया, बुक से देख देख के इसको बनाया, अलग अलग तरह से इसको मैंने एक लिख के बनाया है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये उसका पूरा फोटो है पूरे पेज का। अब इसको थोड़ा पार्ट वाइज देखते हैं। तो यहाँ पहले देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग ये वाला देखते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए मान लेते हैं आउटर, पहले हम लोग देख लेते हैं आउटसाइड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे। ये हमारा सेल है, सेल के बाहर जो भी है वो आउटसाइड सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हम लोग बोल सकते हैं, और उसके अंदर आईसीएस इंट्रा सेलुलर स्पेस, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट को थोड़ा समझते हैं, सॉल्यूट वर्ड को। अभी हमने देखा था इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है उसके अंदर, तो मीडियम यहाँ वाटर है, तो सॉल्वेंट हम लोग वाटर मान लेते हैं। अब इसमें सॉल्यूट क्या होंगे, तो हमने देखा था कि सॉल्यूट क्या होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सॉल्यूट हो गए सेल के, ठीक है। अब बाहर क्या क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो हमने देखा था क्वेश्चन ही था शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आपका एक्वस है, तो आपका सॉल्वेंट तो हो जाएगा वाटर, और इसमें सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, शुगर या सॉल्ट। सॉल्ट मान लेते हैं, जनरली सॉल्ट सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट दोनों के अंदर सेम नहीं है, सॉल्ट के कुछ, क्योंकि Na+ है, Cl- भी होगा, कुछ एनायंस भी होते हैं, तो सॉल्ट तो ऐसे है, पर जनरली जो सेल के अंदर है वो सॉल्यूट्स आपके क्या होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं, आपके फॉस्फेट्स होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन बाहर आपका सिर्फ सॉल्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है सॉल्यूट का, पर हम दोनों को रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे फिर इंटरेस्ट अभी लूज़ हो सकता है। समय के साथ धीरे धीरे मोटिवेशन के साथ हम लोग डिटेल में भी चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके सेल के सॉल्यूट्स, और ये आपके हो गए बाहर के सॉल्यूट्स, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है। तो ये बीकर के अंदर है, ठीक है, एक आपको आप एक इमेजिन अपने तरह से एक तस्वीर बना के भी सोच सकते हो, तो आपको आसानी होगी। मतलब हो सकता है वो तस्वीर पूरी तरह सही नहीं हो सकता है, गलत हो पूरी तरह, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप सोच समझ के बनाएंगे तो कई हद तक थोड़ी थोड़ी सही हो सकती है, और फिर समय के संग जब आएगा तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बीकर मान लेते हैं, उसमें एक
वाटर मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर, उसके अंदर सेल है ना। अब जैसे ये है तो ये पूरी तरह सेल का स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूरॉन उसका एक अलग ही शेप होता है, ठीक है। आरबीसीज थोड़े इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जनरल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एक जनरल पिक्चर समझिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई एग्ज़ाम के लिए तो ऐसे स्पेसिफिकली पढ़ नहीं रहे हैं कि उसके लैंग्वेज, उसके एक्चुअल डायग्राम करेंगे, तो हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिख रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारी एक सेल है, सेल के अंदर कुछ सॉल्यूट्स हैं, तो यहाँ मैंने कुछ सॉल्यूट्स मान लिए, ठीक है, और बाहर के सॉल्यूट्स हैं। अब हम देख सकते हैं, अब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग रेस्पेक्ट में मतलब कंसंट्रेशन टर्म आएगा तो उसको हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूट के ही रेस्पेक्ट में, पर मूवमेंट किसका होगा तो वाटर में होगा। तो यहाँ डायरेक्शन याद रखिएगा, लोअर टू हायर चला जाएगा, ठीक है। तो अंदर देखिएगा तो अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ ज़्यादा सॉल्यूट है। अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 6 7 डॉट्स हैं और बाहर 4 ही हैं, तो अंदर का क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है और बाहर का डाइल्यूट है, ठीक है। या अगर हम लोअर हायर के टर्म से बात करें तो ये आपका लोअर है बाहर का और नीचे का मतलब अंदर का हायर है, ठीक है। तो LH करते हैं, तो बाहर लोअर कंसंट्रेशन और अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन। तो क्योंकि रिस्पेक्ट आपका हो रहा है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो लोअर टू हायर चला जाएगा वाटर, ठीक है। अब जैसे लोअर टू हायर जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा। स्वेल मतलब बड़ा हो जाएगा, वाटर है तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक टर्जिडिटी नाम की प्रॉपर्टी भी आती है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ प्रेशर होगा, साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाएगा आपका यहाँ पर, वो एक्चुअली सेल वॉल में होता है, तो यहाँ हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, ठीक, क्योंकि सेल वॉल होता नहीं एनिमल सेल में। तो आपका वाटर का फ्लो अंदर होगा, सेल आपका स्वेल होगा, बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेट फ्लो क्यों लिखा है, नेट फ्लो इसलिए लिखा है क्योंकि क्या कोई भी वाटर बाहर नहीं जाएगा, नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ऑस्मोसिस पैसिव होता है, पैसिव मतलब कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, तो कुछ बाहर जाएंगे वाटर, कुछ अंदर आएंगे, है ना, ये सही है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ये अंदर डायरेक्शन शो किया, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे वाटर के, इसलिए यहाँ नेट शो हुआ है, ठीक है। तो आप NCERT रीडिंग करिएगा, वहाँ ये अच्छे से लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए आउटर सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, लोअर कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, और इनसाइड सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन लोअर टू हायर, तो फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल। इसको आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते थे लोअर टू हायर, अपने लैंग्वेज में लिखिए, आपके नोट्स हैं, बिल्कुल अपनी तरह लिखिए इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन मतलब वाटर का फ्लो यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसके नीचे है, देखिए यहाँ पर है, इसका अगला पेज में ये वाला पार्ट है, तो ये वाला आप देखते हैं। तो एक पूरा हम लोग एक कॉलम पूरी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, आप अच्छे से इसको सजा के अच्छे से लिख सकते हैं। द सेल विल स्वेल, सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। दिस आउटसाइड सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको आप लिख सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन का बात होगा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, सेल के बाहर, आउटसाइड इन्वायरमेंट कैसा है, ये वाला सॉल्यूशन कैसा है जो इसके बाहर है, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल, तो जो सेल को सराउंड करता है सॉल्यूशन वो हाइपरटोनिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव या पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन लीव, ठीक है। तो यही मैंने जो आपको बताया कि वाटर बाहर भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन ज़्यादा वाटर अंदर आएगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सेल स्वेल्स, ये की रिजल्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड मीडियम, वहाँ भी 4 मैंने दिखाया, अंदर भी 4, तो दोनों का कंसंट्रेशन आपका सेम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड सॉल्यूट या सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन होता है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आउटसाइड सॉल्यूशन या मीडियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड सॉल्यूट या सॉल्यूशन, ठीक है। इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मतलब अंदर का सेल का, ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नो नेट फ्लो ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बाहर भी जाएंगे अंदर भी आएंगे उसी तरह, लेकिन कोई आपका चेंज नहीं आएगा, जितने बाहर जा रहे हैं उतने अंदर आ रहे हैं, ठीक है। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स में नॉट बी सेम बट द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी सेम, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो हो सकता है सेम ना हो, ठीक है,
लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं अंदर का जो सॉल्वेंट की मात्रा कम है पर बाहर में ज़्यादा है, ठीक है, या अंदर में सॉल्यूट थोड़ा सा कम है, यहाँ तो मैंने 4 और 4 दिखा दिए, पर हो सकता है यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो यहाँ कम हो, ठीक है। तो क्या आइसोटोनिक होगा? वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन हो जाता है आपका मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एक में वॉल्यूम ज़्यादा तो दूसरे में कम हो जाएगी, एक में सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा दूसरे में कम, तो ऐसे करके जो रिलेशन बैठेगा एंड में तो कंसंट्रेशन दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ समझने के लिए मैंने 4 लिख दिया, दोनों में सॉल्यूट सेम है, लेकिन एक्चुअल क्या है, टेक्निकल है आपका कि कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो साइंस में एक होती है नॉर्मल जो हम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं थोड़ा बहुत, एक होता है टेक्निकल लैंग्वेज, एक्चुअली क्या हो रहा है, तो हमें दोनों समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं कि 4 है समझने के लिए, सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, तो जाएंगे बाहर आएंगे क्योंकि पैसिव प्रोसेस है और ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं दोनों तरफ। तो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, तो सेल का साइज क्या होगा, सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब हम लोग यहाँ तीसरा देखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले जो हमने देखा था हाइपोटोनिक, तो उसमें जो आपका बाहर का कंसंट्रेशन था वो कम था, सेकेंड केस में बराबर हुआ, ठीक है। अब तीसरे केस में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग सोच के आगे बढ़ सकते हैं। तो आउटसाइड सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और अंदर मैंने 2 ही शो किए हैं ताकि कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में तो लोअर टू हायर जाएगा, सेल के अंदर आपका लोअर कंसंट्रेशन है, बाहर हायर है, तो एल से एच की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो अंदर वाटर है, क्योंकि हमने देखा था साइटोप्लाज्म में 80% वाटर से बना है, तो वाटर बाहर जाएगा, और अगर वाटर बाहर जाएगा तो आपका सेल क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो बाहर क्या है, कंसंट्रेटेड है या मोर नंबर ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, और इनसाइड डाइल्यूट है, तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन है। डायरेक्शन इस केस में क्या होगा, हमेशा लोअर टू हायर होगा, तो फ्रॉम द सेल टू आउटसाइड, ठीक है। इन दिस केस द सेल विल श्रिंक, सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये सब जानना, हाइपोटोनिक में कन्फ्यूजन होता है शुरू में कि किस में कम है किस में ज़्यादा है, कहाँ आना चाहिए, और नाम से भी हम लोग रिलेट करते हैं कि हाइपर है तो अंदर होगा या बाहर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, और आगे बढ़ने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है समझने के लिए, है ना। वाटर क्रॉसेज द सेल इन बोथ द डायरेक्शंस, ये हमेशा होगा, बट द अमाउंट ऑफ H2O गोइंग आउट इज मोर देन एंटर्स, इसलिए डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ है, ये नेट डायरेक्शन है, ठीक है। द सेल श्रिंक्स, तो इस कारण क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं ये कुछ बेसिक बातें। फ्रेश वाटर क्या होता है, तो फ्रेश वाटर इज एनी नेचुरली अकरिंग लिक्विड और फ्रोजन वाटर कंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो हमें पता है कि जो हमारा वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे Cl-, Na+, SO4(2-), कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयंस, ये सब डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जिस वाटर में ये बहुत ही कम होते हैं उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है, और वो जनरली नेचुरली अकरिंग लिक्विड को माना जाता है। जो नेचुरल होते हैं उनमें बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है, जैसे रेनफॉल का जो वाटर होता है, या जो ग्लेशियर्स, आइस कैप्स में जो वाटर होते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स होते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, इन सब को फ्रेश वाटर माना जाता है। अब किसको नहीं माना जाता है, तो सबसे पहले सी वाटर में कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, ठीक है, मिनरल्स की और सॉल्ट्स की। और मिनरल रिच वाटर्स, नाम से ही यहाँ दिख रहा है कि जिस वाटर में आपका मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इन सब की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उनको हम लोग मिनरल वाटर बोल सकते हैं, या फिर हम लोग उनको बोल सकते हैं मिनरल रिच वाटर्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर्स ये होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर होते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, 9th के ये नोट्स हैं एनसीईआरटी के, आप रीडिंग करिएगा। आप अपने भी नोट देख के बना सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं, एडिशनल सोर्सेज से आप लिख सकते हैं, है ना। पर आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, आप जो मेहनत से नोट्स बनाएंगे उनको बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि आगे चल के आप कनेक्ट कर पाएँ।
ये सब जो बातें हो सकता है आप अभी इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इनका यूज़ कहाँ है और फिर आगे कैसे यूज़ आएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत करके इसको आगे बढ़िए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके इसको आगे बढ़िए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे चल के ना ये कनेक्ट हो जाएंगे सारे एक दूसरे से कि ऐसा हमने पढ़ा था तो यहाँ यूज़ आया, क्योंकि इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ है, तभी इनको इतनी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बुक्स वगैरह में हर जगह, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने में समय लगेगा पर ये आगे सब कनेक्ट होंगे, ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हमने देखा, जो फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दो होते हैं। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो वो ऑस्मोसिस के कारण वाटर लेते हैं। अगला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट रूट, तो वाटर का जो एब्जॉर्ब होता है, जो वाटर अंदर आता है, हमने देखा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब होता है आउटसाइड तो उसके कारण वाटर अंदर आता है, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है रूट्स के द्वारा वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण होता है। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अगली क्लास 4 के लिए रखते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें हम लोग कुछ पहले बेसिक बातें करेंगे, ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया, ऐसा कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं, पर फिर भी समझने के लिए, क्योंकि फैट्स वर्ड, फैटी एसिड्स, ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, ये सब बहुत यूज़ होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हल्का हल्का अगर हम लोग इमेजिन कर पाएँ कि फैटी एसिड से क्या बोला जा रहा है, फैट्स बोलने से एक्चुअली क्या बोला जाता है, ठीक है, ग्लिसराइड बोलने से, ग्लिसरॉल बोलने से, तो ये कुछ अगर हम लोग इमेजिन कर पाएँ तो हम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है, और आगे चल के हम लोग धीरे धीरे मॉडिफाई कर पाएंगे अपनी इमेजिनेशन को, ठीक है, और इससे क्या ना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पहले हम लोग पहले थ्योरी करेंगे, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी थ्योरी में हम लोग अगर कुछ इमेजिन कर करके पढ़ें तो होगा, सही रहेगा, क्योंकि जनरल बायोलॉजी है, कोई स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्स या किसी के लिए नहीं है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा इमेजिनेशन पर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्लास 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे।